हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कोलेरा, जो कि हमारे जीआईटी में आता है, जीआईटी यूनिट में माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ विब्रियोज। इंट्रोडक्शन में पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कोलेरा है वो विब्रियो कोलेरा से होता है। तो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया है जो उससे होता है। फिर हम उसके देखते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ विब्रियोज में विब्रियो को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्ट रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। और दूसरा हम देखते हैं हमारा एक दूसरा गार्डनर एंड वेंकट रमन क्लासिफिकेशन है विब्रियो कोलेरा का। तो पहले वाला जो देखते हैं हम उसमें हमारा सॉल्ट वाले में नॉन हेलोफिलिक विब्रियो जाते हैं और हेलोफिलिक विब्रियो जाते हैं। तो जो नॉन हेलोफिलिक है कैन ग्रो विदाउट सॉल्ट। हमारा जो नॉन हेलोफिलिक विब्रियोज हैं हमारे ग्रो कर सकते हैं बिना सॉल्ट के। बट 1% सॉल्ट इज ऑप्टिमम फॉर देयर ग्रोथ। लेकिन अगर 1% सॉल्ट हो तो उनकी ग्रोथ के लिए ये सफिशियंट होते हैं। दे कैन नॉट ग्रो एट हाई हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। वो ज़्यादा सॉल्ट कंसेंट्रेशन में ग्रो नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड विब्रियो कोलेरे एंड विब्रियो मिमिकस। विब्रियो कोलेरा जो है हमारा वो नॉन हेलोफिलिक विब्रियो है। इसका क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, तो इसको ध्यान रखना। वी मिमिकस और दूसरा वी मिमिकस है। नेक्स्ट हमारा हेलोफिलिक विब्रियो जाते हैं। दे कैन नॉट ग्रो इन दी एब्सेंस ऑफ सॉल्ट। ये कैन नॉट ग्रो इन दी एब्सेंस ऑफ सॉल्ट, बिना सॉल्ट के ग्रो नहीं कर पाते ये। मतलब इनको हेलोफिलिक मतलब जो इनको सॉल्ट है वो लविंग है, सॉल्ट लविंग विब्रियोज है। इनको सॉल्ट के बिना ये ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। दे कैन टॉलरेट एंड ग्रो। ये टॉलरेट कर लेते हैं, ग्रो करते हैं हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे ऑफ अप टू 7 to 10%। 7 to 10% सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वी पैराहेमिलोटिकस एंड वी एल्जिनोलेटिकस एंड वी वल्निफिकस। तो हमारे तीन जो विब्रियो के वो हैं, विब्रियो हैं वो हमारे ग्रो करते हैं हेलोफिलिक सॉल्ट सॉल्ट 7 to 10% में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गार्डनर एंड वेंकटरमन क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखते हैं जो विब्रियो है वो दो ग्रुप में क्लासिफाई है, विब्रियो कोलेरे और अदर जो विब्रियो के स्पेसीज हो गए। फिर हमारे सब ग्रुप्स आते हैं इसके, या सीरो ग्रुप्स का है या सीरो वार्स, जिसमें हमारा O1 से O200 से भी ज्यादा हमारे सब ग्रुप्स हैं विब्रियो के। जिसमें हमारा O1 to 200 में O1 O1 को अलग पढ़ते हैं, O139 को अलग पढ़ते हैं। पर जो नॉन O139 बचे वो अलग है। फिर हम ओवन के बायोटाइप्स बना देते हैं। बायोटाइप्स में ओवन क्लासिकल और एल्टोर में डिवाइडेड है। फिर इसके सीरो फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस ऑफ कोलेरा देखते हैं। तो पैथोजेनेसिस में मेन जो है टॉक्सिन मीडिएटेड होता है इसका पैथोजेनेसिस। बोथ विब्रियो कोलेरा O1 और O139 जो है आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कोलेरा टॉक्सिन, दस रिजल्टिंग इन कोलेरा। जो कोलेरा का टॉक्सिन है उसको मैं पहले ही बता देता हूँ, वो AB5 से बना होता है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड। तो ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से इसका इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टिव डोज एक्सट्रीमली एसिड लेवाइल। ये एसिड की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है। इसलिए हाईली इन्फेक्टिव डोज ऑफ 10 to the power 8 बेसिलाई इज रिक्वायर्ड टू बाईपास द गैस्ट्रिक बैरियर। गैस्ट्रिक बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें ज़्यादा इन्फेक्टिव डोज चाहिए। इसमें फैक्टर्स प्रोमोटिंग ट्रांसमिशन कंडीशंस वेयर गैस्ट्रिक एसिडिटी इज रिड्यूस सच एज हाइपोक्लोराइड्रिया, यूरोपेंटासिड्स एटसेट्रा। वो फैक्टर जिससे हमारा ट्रांसमिशन इम्प्रूव हो जाए, प्रोमोट हो जाए, वो इसमें आते हैं हमारा। जैसे कि एसिड हमारा अगर कम कम हो जाएगा, तो एसिड कम हो जाएगा तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो बाईपास कर जाएगा गैस्ट्रिक बैरियर को आराम से। तो हाइपोक्लोरोहाइड्रिया और यूज ऑफ एंटासिड्स में हमारा जो फैक्टर जो है प्रमोट होगा ट्रांसमिशन के लिए। क्रॉसिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकस। अब जो है इंटेस्टाइन में आने के बाद बैक्टीरिया क्रॉस करेगा जो म्यूकस की लेयर है, पेनिट्रेट करेगा द म्यूकस लेयर एंड रीच नियर द एपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल सेल्स के पास चले आएगा, विच में बी अचीव बाय इट्स हाईली एक्टिव मोटिलिटी। जो कि इसकी मोटिलिटी की मदद से ये अचीव करेगा सिक्रेटिंग म्यूसिनेज म्यूसिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करके, प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स और कुछ अदर प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करके, सिक्रेटिंग हेमोग्लूटिनेन प्रोटीएज। हेमोग्लूटिनेन प्रोटीएज की हेल्प से कोलोरेलेक्टिन जो कि क्लीव करता है म्यूकस को एंड फाइब्रोनेक्टिन को। देन फिर ये हमारा
Adhesion करता है colonization. Adhesion to the intestinal epithelium, which is facilitated by a special type of type 4 fimbria called toxin co-regulated pilus TCP. जो हमारा एडिशन होता है वो TCP के हेल्प से होता है, जो कि स्पेशल टाइप 4 फिम्ब्रिया है, जिसको हम टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलस कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट कोलेरा टॉक्सिन। तो हमारा कोलेरा टॉक्सिन है वंस स्टेबलिश्ड इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस करता है पावरफुल एंटेरोटॉक्सिन कॉल्ड कोलेरा टॉक्सिन। इसे कोलेरा टॉक्सिन कहते हैं। इट रिजेंबल्स अ हीट लेवल टॉक्सिन ऑफ ई कोलाई इन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो सेम हीट लेवल टॉक्सिन की तरह है ई कोलाई में, बट इट इज मोर पोटेंट देन द लेटर। लेकिन जो है ये ज्यादा पोटेंट है इकोलाई वाले टॉक्सिन से। फिर हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन। तो मैंने जैसा पहले बताया था, इसमें कोलेरा टॉक्सिन में AB5 कंपोनेंट होता है हमारा, जिसमें टॉक्सिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पेप्टाइड फ्रेगमेंट। इसमें दो पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, ए और बी वाले, ए एंड बी। फ्रेगमेंट बी, जो बी वाला है वो बाइंडिंग फ्रेगमेंट होता है, बाइंड्स टू GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। जो बी वाला है हमारा बाइंड करता है GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से, इसलिए इसका नाम बी से स्टार्ट है क्योंकि बाइंडिंग फ्रेगमेंट है हमारा, प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टिनल एपिथेलियम फॉलोइंग विच ए फ्रेगमेंट इज इंटरनलाइज्ड। जिसके बाद हमारा जो ए वाला है फ्रेगमेंट वो इंटरनलाइज्ड हो जाता है। वो आगे पता चलेगा, अभी पहले दूसरा फ्रेगमेंट के बारे में बताता हूँ। फ्रेगमेंट ए जो है एक्टिव फ्रेगमेंट है, कॉजेज एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन। ए जो है वो एडीपी राइबोसाइलेशन करता है, एडीपी राइबोसाइलेशन करता है, एडीपी राइबोसाइलेशन करता है अब जी प्रोटीन का। अब रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एडिनिलेट साइक्लेज। जो एडिनाइलेट हमारा साइक्लेज जो है उसको एक्टिवेट करता है, रिजल्ट्स इन द इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और जिससे हमारा CAMP बढ़ जाता है। CAMP बढ़ने के बाद हमारा क्या होता है, CAMP बढ़ने के बाद हमारा जो CAMP है इनहिबिट करता है, सॉरी, हमारा CAMP जो है इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इन द वीलस सेल। जो हमारा सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वीलस सेल से, उसको इनहिबिट कर देता है और एक्टिवेट कर देता है सिक्रेटरी क्लोराइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन क्रिप्ट सेल। मेनली हमारा जो सोडियम है वो इनहिबिट हो गया और जो क्लोराइड है उसकी ट्रांसपोर्ट हमारी बढ़ गई। तो जिससे क्या हो जाता है, हमारा अक्यूमुलेशन होता है सोडियम क्लोराइड का इन द इंटेस्टिनल ल्यूमन में, और जिससे हमारा डायरिया हो जाता है। वाटर मूव्स पैसिवली इनटू द बवल ल्यूमन। वाटर मूव करता है बवल ल्यूमन में टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, व्हिच लीड्स टू द accumulation ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड दैट रिजल्ट्स इन वाटरी डायरिया। तो मेनली जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो डिफरेंस पैदा हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स का साइक्लिक AMP के इंक्रीज की वजह से, उसी से हमारा जो वाटरी डायरिया होता है, ये इसकी मेन पैथोजेनेसिस है। और अब जो मैंने बताया ये सब AB5 टॉक्सिन कैसे कैसे वर्क कर रहा है, वो हमारा इस डायग्राम में दिखाया गया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन। तो हम देखते हैं पहले जो हमारा कोलेरा टॉक्सिन है उसमें A कंपोनेंट दिखाया गया है, और बी कंपोनेंट दिखाया गया है। बी वाला गैंग्लियोसाइड GM1 गैंग्लियोसाइड से बाइंड कर रहा है, फिर उसके बाद इंटरनलाइज कर रहा है ए फ्रेगमेंट को। ए फ्रेगमेंट अंदर आ गया हमारा, हमारा जो एपिथेलियल सेल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसमें हमारा ए फ्रेगमेंट आ गया। फिर ए फ्रेगमेंट जो है जी प्रोटीन को पे एक्ट करेगा। जी प्रोटीन से हमारा जो है एडिनोसिन, जो हमारा एडीपी राइबोसाइलेशन है वो होगा। एडीपी राइबोसाइलेशन होने के बाद जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। एडिनाइलेट साइक्लेज हमारा साइक्लिक AMP को बढ़ाएगा। साइक्लिक AMP हमारा प्रोटीन का इंस्पेक्ट करेगा। और क्लोराइड जो हमारे चैनल है, क्लोराइड चैनल है जो हमारे क्लोराइड चैनल है हमारे क्रिप्ट सेल्स पे। सी से क्लोराइड, सी से क्रिप्ट सेल्स, सी से क्लोराइड, सी से क्रिप्ट सेल। जो क्लोराइड चैनल है हमारे क्रिप्ट सेल्स पे, वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जिससे हमारा क्लोराइड जो है बाहर ल्यूमेन में चले जाएगा। और जो हमारा सोडियम है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा इन दी विलस सेल्स में। जो विलस सेल्स हैं, जो ये विलस सेल्स हैं, इनमें जो हमारा सोडियम का एब्जॉर्प्शन इधर को जो हो रहा था वो नहीं होगा। तो हमारा सोडियम और क्लोराइड जो है वो ल्यूमन में बढ़ जाएगा, जिससे हमारा जो NaCl कंसेंट्रेशन है वो ल्यूमन में
बढ़ जाएगी, और वाटर जो है हमारा इसके साथ ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए ल्यूमन में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे हमारा वाटरी डायरिया हो जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी कोलेरा टॉक्सिन की। फिर हमने देखा वाटरी डायरिया हो गया, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लीड्स टू शॉक। अब इसकी वजह से हमें हमारा शॉक हो सकता है ड्यू टू प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि हमारा सारा पानी लॉस हो जाएगा। एंड एसिडोसिस हो सकता है ड्यू टू लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट के लॉस से। जीन फॉर दी कोलेरा टॉक्सिन, अब जो है कोलेरा टॉक्सिन है, इस फेज कोडेड जो वह वायरस जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, उससे कोडेड होता है। डेट इट इज इनकोडेड बाय जीनोम ऑफ अ फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज। ये कोड होता है बाय फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज से, CTX, which is integrated as prophase into the Vibrio cholera, which is integrated as prophase into the Vibrio cholera chromosome, जो कि इंटीग्रेट करता है विब्रियो कोलेरा क्रोमोसोम के साथ। दिस फेज जीनोम आल्सो इनकोड फॉर TCP। यही TCP भी हमारा इनकोड करता है, जो कि हमारा एडिशन में हेल्प कर रहा था। एडिशन में हेल्प कर रहा था हमारा। एसेसरी कोलोनाइजेशन फैक्टर्स एंड अदर रेगुलेटरी जीन्स को भी कोड करता है। फिर आ जाते हैं हम अदर विरुलेंस फैक्टर्स। अदर विरुलेंस फैक्टर्स में हमारा आ गया जोना फ्लूडेंस टॉक्सिन। जोना फ्लूडेंस टॉक्सिन जो कि डिसरप्ट कर देता है टाइट जंक्शन को बिटवीन म्यूकोसल सेल्स। टाइट जंक्शंस को जोना फ्लूडेंस हमारा डिसरप्ट कर देता है। एसेसरी कोलोनाइजेशन फैक्टर नेक्स्ट, हेल्प इन एडिशन एंड कोलोनाइजेशन। हमारा ये कोलोनाइजेशन फैक्टर एडिशन और कोलोनाइजेशन में हेल्प करता है। और लास्ट वाला बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन LPS, unlike other gram-negative bacilli, the LPS of Vibrio cholera does not contribute to the pathogenesis of cholera. However, it is immunogenic होता है and is included as a component in killed vaccines। वैक्सीन बनाने में इसका यूज होता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का कोलेरा में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। तो विब्रियो कोलेरा O1 और O139 जो इन्फेक्शन है, जो कवर कर रहे हैं हमारे, प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सच एज एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। 75% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। माइल्ड डायरिया या कोलेरा कर देते हैं 20% केसेस में। सडन ऑनसेट एक्सप्लोजिव एंड लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया कर देते हैं, जिसे कोलेरा ग्रेविस कहते हैं, जिसे कोलेरा ग्रेविस कहते हैं, जिसे 5% केसेस में। फिर देखते हैं हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड रेंज फ्रॉम 24 to 48 आवर्स। तो हमारा ये 24 या 48 घंटे के अंदर हमारा ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो मतलब मेनली 1-2 दिन में ही इन्फेक्शन हमें सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड वाटरी डायरिया, जो सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन देखने को मिलता है वाटरी डायरिया कोलेरा में। Cholera characteristically begins with the sudden onset of painless watery diarrhea that may quickly become voluminous, जो कि बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक राइस वाटर स्टूल देखने को मिलते हैं। राइस वाटर स्टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कोलेरा। द स्टूल इज टिपिकली नॉन बिलियस होता है, इसमें बाइल नहीं होता। स्लाइटली क्लाउडी होता है एंड वाटरी विद म्यूकस फ्लेक्स के साथ एंड फिशी इनऑफेंसिव ओडोर के साथ। फिशी इनऑफेंसिव ओडोर के साथ। बीइंग नॉन इन्वेजिव देयर इज नो एसोसिएटेड ब्लड और पस। इसमें ये जो इन्वेजन नहीं करता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो एसोसिएटेड ब्लड या पस हमें देखने को नहीं मिलते स्टूल में। इट ऑफन रिजेंबल्स द वाटर, वाटर को रिजेंबल करता है, विच वाटर राइस इज बीन वॉश्ड, जिसमें वाटर राइस को वॉश करा हो क्लाउडी क्लाउडी से। वोमिटिंग में भी प्रेजेंट बट फीवर इज यूजुअली एब्सेंट। फीवर हमारा नहीं आता है इसमें कोलेरा में। वोमिटिंग हो सकती है। मसल क्रैम्प्स में अकर ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमारा मसल क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। मसल क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। प्रोग्रेशन ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड लेस और लॉस। जो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हमारा फ्लूइड लॉस होगा, विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बॉडी वेट, जिससे हमारा बॉडी वेट भी कम हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लैब डायग्नोसिस देखते हैं। लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन कलेक्शन। सबसे पहले हम फ्रेशली कलेक्टेड वाटर स्टूल का स्पेसिमेन लेंगे, या फिर कैरियर्स के केस में रेक्टल स्वैब ले सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया में हमारा VR मीडियम होता है, वेनकट रमन मीडियम, क्लेरी ब्लेयर मीडियम, केरी ब्लेयर मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। फिर देखते हैं हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स, जिसमें हमें ऑब्जर्व होंगे शॉर्ट कर्व्ड कॉमा शेप्ड
जिसका फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस होता है। हैंगिंग ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें डार्टिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है। हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में डार्टिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है। फिर हम आ जाते हैं कल्चर में। तो कल्चर में सबसे पहले हम एनरिचमेंट ब्रॉथ देखते हैं। तो एनरिचमेंट ब्रॉथ में हम एल्कलाइन पेप्टोन वाटर यूज कर सकते हैं, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर यूज कर सकते हैं, मॉन्सर्स टोरोकोलेट टेलुराइड पेप्टोन वाटर यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में टी टी पी एमटीटीपी वाटर यूज कर सकते हैं, एमटीटीपी वाटर यूज कर सकते हैं हम। अल्कलाइन पेप्टोन वाटर यूज कर सकते हैं। फिर सिलेक्टिव मीडिया में हम बाइल सॉल्ट अगार यूज कर सकते हैं, मॉन्सर्स जीटीटी अगार यूज कर सकते हैं, टीसीबीएस अगार यूज कर सकते हैं। ये टीसीबीएस अगार में येलो कॉलोनीज हमें देखने को मिलती है, ये डायग्राम में शो किया गया है। मैकोंकी अगार प्रोड्यूसेस ट्रांसलूसेंट नॉन लैक्टोस्पर्मेटिंग कॉलोनीज, और मैकोंकी अगार में हमें हमारा ट्रांसलूसेंट नॉन लैक्टोस्पर्मेटिंग कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। फिर हम आ जाते हैं कल्चर स्मेयर एंड मोडेलिटी टेस्टिंग पे। तो हमारा जो कल्चर स्मेयर में हमें शॉर्ट कर्व ग्राम नेगेटिव बेसलाइन देखने को मिलेंगे, और मोडेलिटी टेस्टिंग में हमारा डार्टिंग मोडेलिटी देखने को मिलेगी। आइडेंटिफिकेशन में कैटालाइज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, कोलेरा वीडियो कोलेरा कैटालाइज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव। आईसीयूटी टेस्ट में इंडोल टेस्ट पॉजिटिव, सिट्रेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, यूरियस में नेगेटिव। टीसीआई में एसिडिक स्लांट एसिडिक बट एसिडिक स्लांट एसिडिक बट एसिडिक स्लांट एसिडिक बट एसिडिक स्लांट एसिडिक बट गैस एब्सेंट रहेगी, H2S भी नेगेटिव, H2S भी नहीं रहेगा। स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव रहता है, इसमें एक स्ट्रिंग टेस्ट होता है जो कि पॉजिटिव होता है। ये जो पिक्चर शो करी गई है वो स्ट्रिंग टेस्ट ही है। इट प्रोड्यूसेस हेमोडाइजेशन, इट प्रोड्यूसेस हेमोडाइजेशन ऑन ब्लड अगार, ब्लड अगार में ये हेमोडाइजेशन प्रोड्यूस करता है, ये हमारा ब्लड अगार है। हमारे जो आरबीसी वगैरह हैं उसको डिग्रेड कर देते हैं ब्लड अगार में। ऑटोमेटेड सिस्टम जैसे माल्टीटॉप और वाइटेक यूज कर सकते हैं। बायोटाइपिंग, बायोटाइपिंग करने के लिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्लासिकल और एल्टोर को। बायोटाइप करके सीरो ग्रुप करके हम O1 और O139 को ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। सीरो टाइपिंग में हम ओगावा इनावा और इकोजिमा को अलग अलग कर सकते हैं। सीरो टाइप्स ऑफ सीरो ग्रुप O1 जो O1 के सीरो ग्रुप है। फिर हमारा आ जाता है एंटीजन डिटेक्शन बाय कोलेरा डिपिस्टिक एसे। कोलेरा डिपिस्टिक एसे से हम एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड में मल्टीप्लेक्स पीसीआर आ जाता है, डिटेक्टिंग कॉमन डायरियल पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है जो कि, और लास्ट में हमारा एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारा लैब डायग्नोसिस में इतना ही था। फिर हम लास्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में हम मेनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट पे फोकस करेंगे कोलेरा में, क्योंकि इसमें डायरिया हो रहा है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोलेरा पेशेंट। इट शुड बी प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट टू करेक्ट हाइपोवोलीमिया। जो हमारा फ्लूइड लॉस हो चुका है उसको मेंटेन करने के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट जरूरी है, एंड देयर आफ्टर टू बी मेंटेन, और मेंटेन करके रखना जरूरी है टू रिप्लेस द ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस, जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। इन माइल्ड टू मॉडरेट फ्लूइड लॉस में, माइल्ड से मॉडरेट जब फ्लूइड लॉस होगा तो हम ओआरएस दे सकते हैं। इन सीवियर केसेस में आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे विद रिंगर लैक्टेट के साथ। शुड बी कैरिड आउट टिल द कॉन्शियसनेस अराइव। जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती देर आफ्टर रिप्लेस बाय ओआरएस, फिर उसके बाद ओआरएस देंगे फिर से। एंटीबायोटिक्स हैव अ माइनर रोल एज द पैथोजेनेसिस इज मेनली टॉक्सिन मीडिएटेड। एंटीबायोटिक्स का रोल कम है इसमें, ऑल्दो नॉट नेसेसरी फॉर क्योर यूज ऑफ एंटीबायोटिक में डिक्रीज द ड्यूरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लॉस। एंटीबायोटिक से हम जो ड्यूरेशन है और वॉल्यूम जो हमारा लॉस हो रहा है फ्लूइड का उसे हम कम कर सकते हैं। एंड हैसेंस द क्लियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस टूल। और जो हमारा इन्फेक्ट कर रही है ऑर्गेनिज्म उनको हम क्लियर कर सकते हैं। दस प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कैरियर स्टेज, जिससे हमारा कैरियर स्टेज का डेवलपमेंट रुकेगा। द WHO रिकमेंड्स द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ओनली सीवियरली डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स। जो WHO है वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड पेशेंट को अलाउ करता है यूज करने के लिए एंटीबायोटिक्स को। ऑल्दो वाइडर यूज इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लेकिन हम फिर भी वाइडर यूज कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस में हमारे मैक्रोलाइट्स होते हैं मेनली, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एडल्ट चिल्ड्रन एंड ऑल्सो इन प्रेगनेंसी। अल्टरनेटिवली हम एडल्ट्स में टॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन भी यूज कर सकते हैं इन एरियाज विद कंफर्म ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये मिसप्रिंट हो चुका है, इसको सही कर देते हैं। तो हो गया, हमारा ट्रीटमेंट में इतना ही था।
फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिवेंशंस पे। तो प्रिवेंशंस में हमें नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें लिखनी है, जैसे जनरल मेजर्स हो गए। जनरल मेजर्स में प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फिशेज, प्रॉपर फूड सैनिटेशन, प्रॉम्प्ट आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, कहीं पे आउटब्रेक हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। नोटिफिकेशन, कोलेरा इज नॉन नोटिफाइबल डिजीज लोकली एंड नेशनली, हेंस द केसेस शुड बी नोटिफाइड। जो केसेज हैं उनको नोटिफाई करना चाहिए ताकि और लोगों को पता चले, और प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लिए जा सके। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन सच एज हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन इज क्रूशियल टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। इस लिमिट करने के लिए स्प्रेड ऑफ डिजीज को हैंड हाइजीन जरूरी है। फिर हम कीमो प्रोफिलैक्सिस देखते हैं। इसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन। अल्टरनेटिवली हम डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। इट इज इंडिकेटेड टू हाउस होल्ड कॉन्टेक्स्ट में इंडिकेटेड होता है ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक के टाइम पे। मास एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस में कंट्रीब्यूट टू द इमरजेंस ऑफ रेसिस्टेंस। ज्यादा अगर हम प्रोफाइलेक्सिस करेंगे तो रेसिस्टेंस हो सकता है। हेंस WHO डज नॉट रिकमेंड एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट कोलेरा फॉर ट्रेवलर्स कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू कोलेरा एंडेमिक कंट्रीज। इसलिए WHO रिकमेंड नहीं करता है कि प्रोफाइलेक्सिस की जाए कोलेरा की ट्रेवलर्स के लिए जो कि अलग अलग एंडेमिक कंट्रीज से आते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन में इसमें हम दो तरीके की मेनली वैक्सीन देखते हैं। ओरल वालों में, इंजेक्टेबल में हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, नो लॉन्गर इन यूज़। जो इंजेक्टेबल किल्ड वैक्सीन है वो यूज़ नहीं करी जाती है, एज दे प्रोवाइड लिटिल प्रोटेक्शन और कॉज करती हैं एडवर्स इफेक्ट एंड फेल टू इंड्यूस अ लोकल इंटेस्टिनल म्यूकोसल इम्यून रिस्पॉन्स। और ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करती। इसीलिए हम जो हाँ वैक्सीन यूज करते हैं वो ओरल वैक्सीन यूज करते हैं। मेनली ओरल कोलेरा वैक्सीन OCV आर करेंटली इन प्रैक्टिस। टू टाइप्स की होती हैं वैक्सीन जो अवेलेबल है। एक पहली है किल्ड होल सेल वैक्सीन। होल सेल वैक्सीन किल्ड करी हुई होल सेल वैक्सीन है हमारे पास। इट इज कम्पोज ऑफ किल्ड होल सेल्स ऑफ विब्रियो कोलेरा O1 और O139। जो हमारे सीरो ग्रुप्स हैं वो फॉर्मुलेशंस में हमारे दो तरीके के फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। इंडिया में सैंकॉल, साउथ कोरिया में यूविकॉल। जो येलो येलो हाईलाइटेड है वो पॉइंट याद रखने हैं बस एग्जाम के लिए। शेड्यूल 2 डोजेज आर गिवन ओरली। दो डोजेज दी जाती हैं ओरली विद मिनिमम ऑफ 2 वीक्स गैप। 2 वीक्स के गैप में दो डोजेज दी जाती हैं ओरली फॉर ऑल इंडिविजुअल्स ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ एज। प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोलेरा फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए हमारा प्रोटेक्शन देता है ये होलसेल वैक्सीन। किल्ड होलसेल वैक्सीन। होलसेल रिकॉम्बिनेंट बी सब यूनिट वैक्सीन। दूसरी टाइप की जो वैक्सीन है हमारी रिकॉम्बिनेंट टाइप वाली है, बी सेल वैक्सीन। इन एडिशन टू कॉम्पोजिशन ऑफ होल सेल वैक्सीन, इट हैज रिकॉम्बिनेंट कोलेरा टॉक्सिन बी सब यूनिट। इसमें रिकॉम्बिनेंट हमारा कोलेरा का टॉक्सिन बी सब यूनिट होता है। इट इज अवेलेबल एज डिकोरॉल, हमारा डिकोरॉल की फॉर्म में अवेलेबल है। 2 डोजेज आर गिवन और दो डोजेज इसमें भी दी जाती हैं विद मिनिमम ऑफ 1 वीक गैप। उसमें 2 वीक का गैप था, इसमें 1 वीक का गैप है। 18 डोजेज गिवन फॉर चिल्ड्रन एज 2 to 5 ईयर्स। बच्चों में थर्ड डोज भी दी जाती है। इट इज गिवन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स ग्रेटर देन 2 ईयर्स ऑफ एज। प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोलेरा फॉर 2 साल के लिए प्रोटेक्शन देता है। WHO रिकमेंड्स टू यूज वैक्सीन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड आउटब्रेक्स इन द कम्युनिटी बट नॉट ड्यूरिंग इंटर एपिडेमिक पीरियड। जब एपिडेमिक हो तभी हमारा WHO रिकमेंड करता है वैक्सीन के लिए। दूसरा हमारा ओवरऑल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आ जाते हैं। इसमें दे यूज म्यूटेंट स्ट्रेन को यूज करते हैं दैट लैक द जीन कोडिंग फॉर कोलेरा टॉक्सिन। जो कि टॉक्सिन करें उसको हम वो हमारा लैक करता है, पर हम इन ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। CVD103HGR, इट इज कमर्शियली अवेलेबल एज वैक्सकोरा। वैक्सकोरा के नाम से अवेलेबल है, इवन एज सिंगल ओरल डोज, क्योंकि सिंगल ओरल डोज में काम हो जाता है। इंडिकेशन, इट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स ऑफ एज 18 to 64 ईयर्स में यूज करा जाता है ट्रेवलिंग टू एन एरिया विद एक्टिव कोलेरा transmission. It is also indicated to limit the spread of infection during an outbreak. Protection, it gives 90% protection at 10 days after vaccination। वैक्सीनेशन के 10 दिन बाद 90% प्रोटेक्शन देता है, विच लास्ट फॉर 3 to 6 मंथ, जो कि 3 to 6 मंथ लास्ट करता है। तो गाइज हमारा ये खत्म हो गया अब, ये लास्ट था। तब तक के लिए पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगती है अगर तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।